नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमने बहुत सारे बिहार पुलिस के टेस्ट सीरीज को इस YouTube चैनल पर डिस्कस किए हैं। उसी में आज फिर से एक नए टेस्ट सीरीज नंबर 10 यानी टेस्ट सीरीज संख्या 10 का आज फिर से डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लेंज नियम द्वारा संबंध ज्ञात किया जाता है। तो लेंज के नियम द्वारा संबंध ज्ञात किया जाता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रेरित EMF एवं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर में, यानी EMF बराबर होता है आपका -d∅/d, यानी आपके फ्लक्स में परिवर्तन की दर द्वारा संबंध ज्ञात किया जाता है। अब है प्रश्न 2, लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है। तो इसमें सबसे लघुत्तम तरंग दैर्घ्य जो है गामा किरणें की होती है। इसकी जो है आवृत्ति और ऊर्जा अत्यधिक होता है। प्रश्न 3 है, 10 सेंटीमीटर फोकस अंतर वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखे 3 सेंटीमीटर ऊंचे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार ज्ञात है। तो इसे आप लेंस सूत्र से यानी 1/v - 1/u बराबर 1/f से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1/v बराबर हो जाएगा 1/f + 1/u, और f का वैल्यू आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और u का वैल्यू यानी उत्तल लेंस में u का वैल्यू जो है आपका माइनस में होगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। और तो यहाँ से आप v का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, v बराबर 30 सेंटीमीटर। उसके बाद आप यहाँ से फिर आवर्धन क्षमता निकालिएगा, और m बराबर होता है v/u। तो यहाँ पर u/v, तो u का मान आपका यहाँ दिया हुआ 30, और m यानी यहाँ पर जो है m यानी माइनस में होगा, तो यहाँ पर m का मान निकल गया आपका -2। अब जब यहाँ पर m का मान -2 निकल गया है, तो फिर m बराबर फार्मूला लगाएंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पर जो है ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात करें। तो यहाँ पर ऊंचाई दे दिया है, तो यहाँ पर m का मान -2 और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर बट्टा वस्तु की ऊंचाई, तो यहाँ से वस्तु की ऊंचाई आपका हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अब है प्रश्न 4, यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि μy और μv और μg क्रमशः पीले, बैगनी, हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उनके बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब है प्रश्न संख्या 5, जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसके सिरों पर विभवांतर 2 वोल्ट है, तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करें, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका R बराबर V/I। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2 वोल्ट बट्टा 0.4 बराबर हो जाएगा 5 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, वह शेर से बहादुरपूर्वक लड़ा। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ही फाउट द लाइन ब्रेवली। अब है 7, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी गलत शब्द जो है उसको चूज करना है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ए। घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद जो है किस काल के कवि थे? तो घनानंद
रीति काल के कवि थे। घनानंद रीति काल के कवि थे, यानी जो है 1673 से 1760 ईस्वी के बीच में। इनका प्रमुख जो है अब काव्य धाराओं में रीतिबद्ध है, दूसरा है रीति सिद्ध और रीति मुक्ति। अब है प्रश्न 9, गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो गुरु नानक के पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था। अब है प्रश्न 10, रसखान की भक्ति कैसी थी? तो रसखान की जो भक्ति है वह निर्गुण थी। रसखान की भक्ति निर्गुण थी। अब है प्रश्न 11, ZXA आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा? जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो नया आवर्त सारणी जो बनेगा उसमें आवर्त सारणी के 2 स्थान पीछे खिसक जाता है, यानी वो यदि वह 12वें वर्ग के सदस्य है तो वह अब 10वें वर्ग के सदस्य होंगे। अब है प्रश्न 12, किसका आकार सबसे छोटा है? तो किसका आकार सबसे छोटा होगा इसमें हो जाएगा मैग्नीशियम का आकार जो है सबसे। लोहे पर निम्नलिखित धातु का लेपन गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो जस्ता धातु का जो लेपन है वह जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहलाता है। प्रश्न 14, निम्न में से कौन सी मेंडलीफ के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, समस्थानिकों का सही स्थिति। अब है 15, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? तो क्षारक सूचक अम्ल कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च पेपर, यानी फिनॉल पेप्थिलीन और मेथिल और ऑरेंज और लिटमस, ये सब जो है क्षार सूचक है और स्टार्च पेपर जो है क्षार सूचक नहीं है। अब है निम्न में से किन धातुओं की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होती है? तो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशीलता धातु कौन सी होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, जस्ता, टीन, सीसा, लोहा और सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब है प्रश्न 17, N2 में साझा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, यानी N और N के बीच में जो है साझा इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल 3 होती है। तो यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर 3 बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल 6 होगी। अब है 18, निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 बार विस्थापित होगा, तो 2 बार विस्थापित होने के लिए इसमें हो जाएगा आपका यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब है श्रेया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक परख नली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है तो अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा? जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस और प्लस जब सल्फ्यूरिक अम्ल में हम यानी H2SO4 में मिलाते हैं तो यहाँ पर बनेगा CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट और जल का मतलब 2H2O। तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट आपका बनेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अब है प्रश्न 20, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के संदर्भ में KLM कोषों को क्रम में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी M कक्षा में, फिर L कक्षा में और सबसे कम K में होगा। सर्वप्रथम DNA को किसने अलग किया? तो DNA को जो सर्वप्रथम अलग किए थे वह है फ्रेडरिक मीसर। फ्रेडरिक मीसर ने सर्वप्रथम DNA को यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को अलग किया था। और DNA के जो है द्विकुंडलिक संरचना जो है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। अब है प्रश्न 22, टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका सी, लॉक जो, यानी जितना भी जॉइंट होता है वह लॉक हो जाता है, तो इसका हो जाएगा लॉक जो। अब है प्रश्न 23, शरीर में
जल और विद्युत अपघट्ट मतलब इलेक्ट्रोलाइटों के संतुलन के लिए उत्तरदायी एस्टेरॉयड है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी एल्डोस्टेरोन। कोलेरा रोग होता है, कोलेरा रोग जो है किससे होता है? तो कोलेरा रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब है मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी झुर्रीदार, छोटे और सफ़ेद। अब है 26 निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? तो एड्स यौन संक्रामक रोग है, हेपेटाइटिस बी और फिर सिल्फिस यानी यहाँ पर यक्ष्मा हो जाएगा ऑप्शन ए। यह टीबी, इसी को टीबी बोलता है जो कि फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब है 27 मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सीविखंडन कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण विखंडन जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब है 28 मनुष्य की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। तो विशेषताएं जो है नीचे दी गई है। पहला विशेषता ये बहुत पतली दीवारों में लगी हुई उंगली नुमा संरचनाएं होती है, सही है। दूसरा है ये बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है, यह भी सही है। इसमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, गलत है। चौथा है रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति, तो ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अब है प्रश्न 29 किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो मधुमेह रोग जो है आपका इंसुलिन हार्मोन के कमी के कारण होता है। शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? तो शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप जो होता है वह 170 mm बाय 130 mm होता है। ओजोन छिद्र किसके उत्सर्जन के कारण होता है? तो ओजोन छिद्र जो है CFC के उत्सर्जन के कारण होता है और ओजोन को हम डॉप्सन इकाई में मापते हैं। अब है प्रश्न 32 कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ? तो कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन जो है वह कीटो प्रोटोकॉल द्वारा हुआ था। अब है प्रश्न 33 का आंसर आपका हो जाएगा बी। इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो मैसेज करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमने बना के भेज देंगे। अब है 34 का हो जाएगा आपका ए। उसके बाद प्रश्न 35 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अब है प्रश्न 36 डैश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है? तो इसका यानी जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पर आपका डेमोग्राफी। पोमोलॉजी में आप फल का अध्ययन करेंगे, फाइकोलॉजी में कवक का, फाइकोलॉजी में आप शैवाल का अध्ययन करेंगे और कैल्कोलॉजी में मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन, मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन। अब है प्रश्न 37 सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। तो 37 का आंसर होगा आपका सी, यानी आंगन के आसपास बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने किए थे। अब है प्रश्न 38 अंकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो डैश की संस्कृति को विशेषित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
सी तमिलनाडु की संस्कृति को विशेषित करता है। 39 महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो यह आपका श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। अब है निर्गम मूल्य क्या है? तो निर्गम मूल्य आपका यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। इनमें से कौन सी भिन्न जो है 3/4 और 6/7 के बीच आएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 9/11। 42 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अब है बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो बंगाल जो है मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में नियंत्रण से धीरे धीरे अलग हो गया था। आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के डैश भाषाई राज्य का गठन किया गया। तो प्रथम भाषाई राज्य बनने वाला जो है आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 अधिनियम के द्वारा गठन हुआ था और 1956 में लागू किया गया था। अब है प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो यह हो जाएगा आपका सिंधु नदी। अब है प्रश्न 46, अशोक के गंधार अभिलेखों को खोज किस वर्ष की गई थी? तो अशोक के गंधार अभिलेखों की खोज जो है 1958 में की गई थी। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमालाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब है प्रश्न 48, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार की निर्माण करवाया था? तो चार मीनार की निर्माण जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था और इसका निर्माण जो है चार मीनार का निर्माण जो है 1591 ईस्वी में किया गया था। अब है निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? तो मांडू की अपनी राजधानी जो है वह होशंग शाह ने बनाया था। प्रश्न 50, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वह जी शंकर कुरुप थे, जो कि मलयालम भाषा में यानी मलयालम भाषा में दिया गया था। अब है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया था? कहाँ से की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए साबरमती आश्रम से। और इसमें टोटल 78 अपने अनुयायी को लेकर के चले थे और 12 मार्च को शुरू किए थे और 6 अप्रैल 1930 को यह नमक सत्याग्रह आंदोलन खत्म हुआ। अब है 52, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी चेन्नई में है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली नीज। अब है मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो मुगल बादशाह की मृत्यु जो है वह आपका 1605 में हुआ था और इनका जन्म जो है जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। अब प्रश्न 55, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नाहरगढ़ किला स्थित है? किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो वह है राजस्थान में। अब है 56, तो 56 का आंसर आपका हो जाएगा डी। 57 का आंसर हो जाएगा आपका डी और 58 का आंसर बी। 59 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 60 का हो जाएगा आपका डी। इस सब का औसत ज्ञात कर लीजिएगा आप लोग, नहीं बनेगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिएगा। अब है प्रश्न 61, लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्य को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो
कौन सा युग्म सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी दुर्गापुर असम गलत है, दुर्गापुर। बोकारो बिहार में गलत है, बोकारो झारखंड में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, भिलाई छत्तीसगढ़ और राउरकेला उड़ीसा में है। तो भिलाई छत्तीसगढ़ यानी आंसर हो जाएगा आपका सी लोहा। तो भिलाई जो है रूस के सहयोग से बनाया गया था, रूस के सहयोग से बनाया गया था। प्रश्न 62, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली यानी धर्म की शुरुआत की? तो वह किया था अकबर, दीन ए इलाही। अब है प्रश्न 64, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 65, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश ने नंद राजवंश के बाद जो है शासन किया था मगध पे, और नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मा नंद। अब है प्रश्न 66, शांताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो शांताराम जो है ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स के द्वारा रचित एक उपन्यास है। महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कहाँ में मनाया जाता है? तो महामघम उत्सव जो है वह तमिलनाडु में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। अब है 68, 91-92 में पहला पुरस्कार जो है विश्वनाथन आनंद को मिला, वह कौन सा पुरस्कार था? तो कौन सा पुरस्कार जो है मिला था? तो वह मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। अब है 69, 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो वह कौन सा खंड जोड़ा गया था? तो यह हो जाएगा आपका 9वां खंड। अब है लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 ईस्वी में की गई थी। इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम है किस राज्य का? तो वह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा आपका राजस्थान, दूसरा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और तीसरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और चौथा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अब है चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह जो है आपका ईरान में स्थित है, जिसे अभी भारत ने 10 साल के लिए लिया। अब है 73, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार जो है वो हिंदी में संचार माध्यम की पुस्तकों पर दिए जाते हैं। अब है स्लैम डॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक यानी क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है आपका विकास स्वरूप। अब है प्रश्न 75, गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो गीत सेठी का नाम जो है आपका बिलियर्ड से जुड़ा हुआ है। मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो यह कथन जो है श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। रंगनाथ स्वामी मंदिर को गोली गोपुरम कहा जाता है? तो गोली गोपुरम का अर्थ क्या है? तो गोली गोपुरम का अर्थ होता है पवन मीनार। अब है सेबी से तात्पर्य है यानी सेबी का फुल फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब है वस्तु के निर्यात और आयात को संतुलन यानी बैलेंस को
किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यापार संतुलन। भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी सेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1992 में हुई थी। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो जापान की मुद्रा का नाम येन है। जापान की मुद्रा का नाम येन है। अब है 82, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक HDI के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो शामिल नहीं किया गया है, प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया गया है, जन्म के समय संभावित आयु को भी शामिल किया गया है, विद्यालय औसत आयु यानी 25 वर्ष या उससे अधिक को शामिल किया गया है, सामाजिक असमानता इसको शामिल नहीं किया गया। तो इसी का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब है प्रश्न 83, भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना के अंतर्गत कितने राशि खर्च किया जाएगा? तो वह है आपका 5000 करोड़। जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपका अनिल कुमार लोहाटी। अब है प्रश्न 85, RBI ने 17 अगस्त 2023 को लावारिस जमा राशि की खोज के लिए कौन सी केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी UDGAM। UDGAM। अब है प्रश्न 86, ZSI के 108वें स्थापना दिवस पर 75 स्थानिक पक्षी भारत के प्रकाशन के अनुसार कितने प्रतिशत पक्षी स्थानिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5% यानी ऑप्शन बी। अब है प्रश्न 87, 7 अगस्त 2023 तक की जानकारी के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर देश कौन है? तो दुनिया का सबसे अमीर देश है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चीन। अब है 88, यहाँ पर कह रहा है चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस डेट कंटेंस एरर। तो इसमें जो है एरर को आपको चूज करना है। तो यहाँ पर है ही इंजॉय लुकिंग ए गुड गेम ऑफ बेसबॉल ऑन टेलीविज़न। तो टेलीविज़न पर जो है बेसबॉल जो है देख रहा है, तो देखने के लिए यहाँ पर टेलीविज़न पर देखने के लिए लुकिंग का प्रयोग हम नहीं करते हैं, वहाँ पर इसका हम यूज करते हैं वॉच का, WATCH यानी वॉच का प्रयोग हम करते हैं टेलीविज़न देखने के लिए। तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका ए ही इंजॉय लुकिंग। अब है बाइट द ब्लेड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए डू समथिंग अनप्लीजेंट। अब है मैग्नानिमस मीन्स क्या होता है? मैग्नानिमस मीन्स क्या होता है? तो 90 का हो जाएगा आपका सी। अब है चूज द करेक्ट वर्ब ऑफ ब्लैंक वर्ड फॉर द ब्लैंक। तो 91 का आंसर हो जाएगा आपका ए ग्रेथर्ड। अब है 92, क्रमशः 10 ओम 30 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो 1 सेकेंड में प्रतिरोध में क्षय होने वाले कुल ऊष्मा कितनी होगी? तो श्रेणी क्रम में यानी R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो 10 + 30 यानी आपका टोटल प्रतिरोध जो हो जाएगा 40 ओम। आपका भी दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो यहाँ पर ऊष्मा पूछा है यानी कितना लॉस होगा? तो P बराबर हम जानते हैं V²/R। तो V का मान हो जाएगा आपका 6 × 6/R का मान हो जाएगा 40। इसी को काटिएगा तो आपका हो जाएगा 0.9 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब है प्रश्न 93, 8D यानी 8 डायोप्टर क्षमता वाले एक लेंस को -4 डायोप्टर क्षमता वाले एक अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है, तो वह लेंस का संयोजन क्षमता के रूप में कार्य करेगा। तो इसका यानी यहाँ पर हो जाएगा P बराबर 8 यानी
P1 प्लस P2, तो हो जाएगा आपका 8 - 4 यानी 4 डायोप्टर। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो फोकल दूरी यानी उस संयुक्त लेंस की फोकल दूरी क्या होगा, तो F बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 100/P, और P का मान आपका आ गया है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर प्लस में। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले अवतल लेंस, उत्तल लेंस। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उत्तल लेंस। एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए, चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता है, तो प्रवाहित धारा क्या होगी, तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका। तो पहले धारा की जो है वो 1/4 गुना हो जाएगी, तो इसका आंसर सी। अब है 95, एन फेरों यानी रिटर्न्स वाली एन फेरों वाली एक परिवर्ती धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एन। 96, निम्नांकित चित्र में से एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण के मार्ग को दर्शाया गया है। तो आपतन कोण, विचलन कोण क्रमशः डैश द्वारा दर्शाया गया है। तो चित्र को देखते हैं, आइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अब है 97, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, लड़की जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बहन भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, और यहाँ पर भाव यानी ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्दी जो है आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। घड़ी भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। अब है 98, नागरी लिपि पाठक के लेखक कौन है, नागरी लिपि पाठक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुणाकर मूल्य। 99 का आंसर हो जाएगा आपका ज्ञान प्लस मतुप से कौन सा पद बनेगा, तो 99 का आंसर हो जाएगा एक, ज्ञानवान। उसके बाद है काव्य मीमांसा के कवि कौन है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है, तो 100 का आंसर हो जाएगा आपका बी, राजशेखर। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।